गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोजानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास में यूनानी भूगोलवेताओं को पढ़ चुके हैं। आज हम रोमन भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ेंगे, रोमन ज्योग्राफर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें पहला नाम आता है स्ट्रैबो का। ठीक है, जो स्ट्रैबो का जो समय है वो समय है 64 BC से लेकर 24 AD तक। ठीक है, स्ट्रैबो की बात करें तो ये रोमन के प्रमुख राजनीतिज्ञ लेखक थे। ठीक है, रोमन के प्रमुख राजनीतिज्ञ लेखक थे। ठीक है, जो इनका जो जन्म है वो अमेशिया, इनका जन्म अमेशिया तुर्की में हुआ है। ठीक है, अमेशिया तुर्की में हुआ है और ये 44 BC में रोम पहुंच गए थे। ठीक है, 44 BC में रोम पहुंचे। ठीक है, कि राजनीतिज्ञ लेखक थे। अमेशिया तुर्की में इनका जन्म हुआ और ये 44 BC में कहाँ आ गए? रोम आ गए थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात प्रादेशिक भूगोल का पिता। ठीक है, इनको प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रदेशों को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो प्रदेश थे उनको किसके आधार पर? प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर उनको क्या किया? स्थापित किया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने पृथ्वी की जो आकृति है वो कैसी बताई? अनियमित चतुर्भुज। इन्होंने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई? अनियमित चतुर्भुज। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई? अनियमित चतुर्भुज। ठीक है, इन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम ध्रुवीय प्रक्षेप का प्रयोग किया। त्रिविम ध्रुवीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए किसका प्रयोग किया? त्रिविम ध्रुवीय प्रक्षेप का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने पहली बार भूगोल को क्षेत्रवर्णीय विज्ञान कहा। इन्होंने पहली बार भूगोल को क्या कहा? क्षेत्रवर्णीय विज्ञान किया, अर्थात कोरोलॉजी साइंस। ठीक है, आगे हम बात करें तो इनकी बुक आती है। इन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम था जियोग्राफिका। इनकी बुक का क्या नाम था? जियोग्राफिका। ठीक है, इनकी बुक थी जियोग्राफिका नाम की। ठीक है, इनकी बात करें और इनकी जो दूसरी बुक है उस दूसरी बुक का नाम है ऐतिहासिक स्मृतियाँ। ऐतिहासिक
स्मृतियाँ। इनकी दो बुक चलती हैं, एक तो ज्योग्राफी का और एक ऐतिहासिक स्मृतियाँ। ठीक है, रोमन भूगोलवेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम किसका है? स्ट्रेबो का। ठीक है, इसका जो समय है, इसका समय है 64 BC से लेकर 24 AD तक। ठीक है, ये रोमन के या फिर रोम के क्या थे? प्रमुख राजनीतिज्ञ लेखक थे। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अमेशिया में हुआ था, अमेशिया तुर्की में हुआ था। ठीक है, ये 44 BC में कहाँ पहुँचे? रोम पहुँचे। इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, प्रादेशिक भूगोल का पिता, क्योंकि इन्होंने प्रदेशों को किसके आधार पर? प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर क्या किया? स्थापित किया। इन्होंने पृथ्वी की जो आकृति कैसी बताई? अनियमित चतुर्भुज बताई। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए कौन से प्रक्षेप का प्रयोग किया? त्रिविम ध्रुवीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। ठीक है, भूगोल को क्या कहा इन्होंने? क्षेत्र वर्णी विज्ञान कहा, अर्थात कोरोलॉजी साइंस कहा। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? ज्योग्राफी का, और दूसरी बुक का क्या नाम है? ऐतिहासिक स्मृतियाँ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इन्होंने इनकी जो बुक है ज्योग्राफी का, इसको 17 खंडों में विभाजित किया है। जो इनकी बुक है स्ट्रेबो की ज्योग्राफी का, इसको 17 खंडों में बांटा या विभाजित किया। ठीक है, इसमें 17 खंड हैं, जिसमें पहले खंड में, या हम बात करें प्रथम खंड में इन्होंने विषय की प्रस्तावना बताई। ठीक है, विषय की प्रस्तावना। ठीक है, विषय की क्या लिखी? प्रस्तावना लिखी है। आगे हम बात करें जो इसका द्वितीय खंड है या फिर जो दूसरा खंड है, उसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने इरेटोस्थनीज के कार्यों की समीक्षा की। दूसरे खंड में क्या किया? इरेटोस्थनीज के कार्यों की जो समीक्षा है वो की, उसका वर्णन किया है। तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में इन्होंने यूरोप का विवरण दिया है। तीसरे खंड में क्या किया? यूरोप का विवरण दिया है। ठीक है, चौथे खंड की अगर हम बात करें तो चौथे खंड में इन्होंने चौथे खंड में फ्रांस और इटली, फ्रांस इनका जो चौथा खंड है, चौथे खंड में इन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स पर्वत का वर्णन किया है। ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स पर्वत का वर्णन किया है। ठीक है, पांचवें और छठे खंड की बात करें, पांचवें और छठे खंड की अगर बात करें तो इसमें इटली और सिसिली का वर्णन किया है। ठीक है, सिसिली का वर्णन किया है। ठीक है, पांचवें और छठे खंड में किसका वर्णन किया है? इटली और सिसिली का। अगर सातवें खंड की बात करें अपन, सातवें खंड में इन्होंने राइन नदी के पूर्वी या राइन नदी के पूर्व व डेन्यूब
नदी के उत्तरी भाग का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने 7वें खंड में किसका, राइन नदी के पूर्व और डेन्यूब नदी के उत्तरी भाग का वर्णन किया है। ठीक है, 8वें, 9वें और 10वें खंड में, 8वें, 9वें और 10वें खंड में यूनान व उसके पड़ोसी द्वीपों का वर्णन किया है। वर्णन किया। ठीक है, 8वें, 9वें, 10वें में किसका वर्णन किया है, यूनान में उसके पड़ोसी द्वीपों का वर्णन किया है। ठीक है, और 11 से लेकर 16 तक, 11 से लेकर 16 तक यूरोप व, या फिर अपन कह सकते हैं एशिया का, किसका, एशिया का वर्णन किया। 11 से 16 तक किसका वर्णन किया है, एशिया का। ठीक है, कि जो ज्योग्राफी का नाम की जो पुस्तक है, ठीक है, वो किसकी है, स्ट्रेबो की है, जो रोमन भूगोलवेता हैं। इन्होंने इस पुस्तक को कितने भागों में, 17 खंडों में विभाजित किया, 17 खंडों में लिखा है इसको। जिसके प्रथम खंड में इन्होंने क्या बताया, विषय की प्रस्तावना दी है। मात्र क्या किया है, विषय की प्रस्तावना दी है। दूसरे खंड में बात करें तो दूसरे खंड में इरेटोस्थनीज के कार्यों की क्या की, इन्होंने समीक्षा की। जो इरेटोस्थनीज के जो कार्य थे उनकी क्या की है, इन्होंने समीक्षा की है। ठीक है, ये इरेटोस्थनीज वही हैं जिन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापा था। ठीक है, जिसकी जो परिधि थी वो कितनी बताई, 14%, वर्तमान परिधि से 14% क्या रही थी, इनकी परिधि अशुद्ध रही थी। ठीक है, जो भूगोल शब्द देने वाले थे इरेटोस्थनीज वही हैं। तीसरे खंड की अगर बात करें तो तीसरे खंड में यूरोप का क्या दिया है, विवरण दिया है। चौथे खंड में बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स पर्वत का क्या किया, वर्णन किया। पांचवें और छठे खंड में इटली, सिसिली का वर्णन किया है। ठीक है, सातवें खंड में राइन नदी के पूर्व और डेन्यूब नदी के उत्तरी भाग का वर्णन किया है। 8वें, 9वें और 10वें खंड की बात करें तो यूनान में उसके पड़ोसी द्वीपों का वर्णन किया है। और 11 से 16 तक किसका, एशिया का वर्णन किया है। ठीक है, आगे हम बात करें 11वें खंड की। 11वें खंड में इन्होंने यूरोप व एशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया। ठीक है, 11वें खंड में किसका वर्णन किया है, यूरोप व एशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया है। ठीक है, 12, 13 और 14वें खंड में, 12, 13 और 14वें खंड की अगर बात करें तो इससे पहले अगर हम बात करें कि जो 11वां खंड है इसमें यूरोप व एशिया का सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया। साथ में एक बात और बताई, वो बात क्या रही कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर से संबंधित बताया। ठीक है, एशिया को उत्तरी सागर से संबंधित बताया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कैस्पियन सागर है उसको आंतरिक सागर किसने कहा, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आगे हम बात करें 12, 13 और 14वें खंड की। ठीक है, 12, 13 और 14वें खंड की, तो इसके अंदर कंबोडिया व
कंबोडिया व युगजिन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया। ठीक है, कंबोडिया व युगजिन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों का वर्णन कौन से खंड में? 12, 13 और 14वें खंड में किया है। ठीक है, 15वें खंड की अगर बात करें तो 15वें खंड में इन्होंने भारत व फारस का वर्णन किया तथा इनके बीच स्थित क्षेत्रों का वर्णन किया। ठीक है, कि भारत और फारस का वर्णन किया है और इनके जो बीच में जो क्षेत्र स्थित थे उनका भी क्या किया, इन्होंने वर्णन किया। और एक बात जो विशेष थी वो क्या थी कि पहली बार विश्व मानचित्र में गंगा नदी को जोड़ा। ठीक है, और इसको सिंधु की सहायक नदी बताया। ठीक है, कि पहली बार गंगा नदी को किस में जोड़ा है? विश्व मानचित्र में जोड़ा और इसको सिंधु की सहायक नदी बताया। ठीक है, आगे हम बात करें 16वें खंड की, तो 16वें खंड में इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया है। 16वें खंड में अगर हम बात करें तो इन्होंने असीरिया, फिलिस्तीन व अरब का वर्णन किया है। ठीक है, 16वें खंड में किसका वर्णन किया? असीरिया, फिलिस्तीन और अरब का वर्णन किया है। और अगर लास्ट अपन 17वें खंड की बात करें तो 17वें खंड में इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया है। 17वें खंड में अफ्रीका का वर्णन किया। ठीक है, और विशेषकर किसको? मिस्र का वर्णन किया है। विशेषकर किसका वर्णन किया है? मिस्र का वर्णन किया है। और इसी 17वें खंड में इन्होंने नील नदी के बारे में बताया। और क्या बताया? कि नील नदी का जो स्रोत है, नील नदी का स्रोत किसको बताया? इथोपिया को। ठीक है, नील नदी का स्रोत इथोपिया को बताया और बताया कि जो नील नदी है वो किस में गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, कि जो नील नदी वो कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, 11वें खंड में इन्होंने किसका वर्णन किया? यूरोप, एशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया है। और कैस्पियन सागर को कौन सा? उत्तरी सागर से संबंधित बताया। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानने वाले कौन थे? हेरोडोटस। ठीक है, 12 और 13, 14 खंड में किसका? कंबोडिया और युगजिन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों का क्या किया है? वर्णन किया है। 15वें खंड में भारत और फारस का वर्णन किया तथा उनके बीच में जो क्षेत्र स्थित थे उनका वर्णन किया है। और विश्व के मानचित्र में पहली बार किसको? गंगा नदी को जोड़ा और गंगा नदी को सिंधु की सहायक नदी बताया है। 16वें खंड में असीरिया, फिलिस्तीन और अरब का वर्णन किया। और 17वें खंड में इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया है। विशेषकर किसका? मिस्र का वर्णन किया है। और नील नदी का स्रोत किसे बताया? इथोपिया का बताया, जो कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा? हेरोडोटस ने। ठीक है, किसने कहा? हेरोडोटस ने। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा है? हेरोडोटस ने कहा है। ठीक है, और इथोपिया से क्या है? नील नदी का स्रोत है या उद्गम क्षेत्र है। और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। बात किसने कही है? स्ट्रेबो ने कही है। ठीक है, इसके बाद में इनकी दूसरी जो बुक है
उसका दूसरी बुक है इनकी ऐतिहासिक स्मृतियाँ, ऐतिहासिक स्मृतियाँ, ठीक है। इस बुक में इन्होंने ऐतिहासिक वृत्तांतों का वर्णन किया है, ठीक है। ऐतिहासिक वृत्तांतों का क्या किया है इन्होंने, वर्णन किया है, ठीक है। आज के लिए हमने स्टेबो को पढ़ा, ठीक है। कल हम और रोमन ज्योग्राफर के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।